वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है टीजीटी साइंस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीजीटी साइंस में बार बार पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, या इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री पर बेस्ड होंगे, फिजिक्स का भी आपके पास आएगा डिटेल सारा वीडियो बन के, और साथ में हमारा जो ऐप है कैम्फोर्टिस ऐप, उस पर भी अब कल से क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो वहाँ पे जुड़ सकता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट शुड बी डिकम्पोज्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें जानने लायक हैं वो है, एक तो एसटीपी जानने लायक है, एक 67.2 लीटर जानना चाहिए, और दूसरा पोटेशियम क्लोरेट। अगर इन तीन चीज़ों की आपको समझ है तो ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकेंड का है। तो अब क्या होता है, ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, जब पहली बार इसे हीट किया गया तो इससे दो तीन चीज़ें बनी। एक तो बनी क्या, KCl बन गया सिंपली, और दूसरा क्या बना, 3/2O2 बना। ये रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल, 3/2O2 आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है, 3/2O2 ही बना। अब हमें बताना है कि NTP पर मतलब STP पर किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर एक मोल का होता है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा कितना, 67.2 लीटर। इसका मतलब अगर एक मोल का वॉल्यूम इतना लीटर है तो 3 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। अब मुझे ये देखना है कि इस रिएक्शन से कितना KClO3 लूँ कि 3 हो जाए। तो जब मैंने इसको 1 ले लिया है तो ये 3/2 है। अब मैं इसे कितना ले लूँ कि ये 3/2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 3 आ जाए। तो आप जानते हैं कि अगर 3/2 में कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, D इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बेस्ड, आपके PGT में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और TGT में तो भरे रहते हैं। अगला है आपके पास, A commercial sample of H2O2 is labeled as 10 volume. Its percentage strength is nearly बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसे कैसे करेंगे जी, तो मैं आपको वो शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो क्या करिए, जो भी परसेंटेज वॉल्यूम दे दिया गया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3030 से। तो ये भी कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो 10 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा ना। तो आंसर क्या हो गया, 3। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अगर हमने सिलेबस को कंप्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, तो किसी भी क्वेश्चन को होने में 5 से 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, जो आपका लेवल है TGT का। और जबकि इसमें टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़े से कंपैरेटिवली टिपिकल क्वेश्चंस हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोबोमिक एसिड, इससे हमें मतलब नहीं कि कौन है। अभी 48% बाई मास, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं यहाँ पर X कहूँगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि मोलरिटी क्या है। तो जो मोलरिटी होती है वो होती है 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी टाइम्स ऑफ X, जो X यहाँ पर दिया है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो आप 10 रख दीजिए, डेंसिटी कितनी रखेंगे आप, 1.50 रखेंगे, और X कितना है जी, 48 है। अब बात आती है कि क्या आपको HBr का मास पता है। तो HBr का मास जनरली दिया होता है आपके एग्जाम में, है ना। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ब्रोमीन का शायद 88 होता तो 89 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.9। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। When an electrons make a transition from n+1 state to n state, तो ध्यान से देखिए, ये तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके कंफ्यूजन से मतलब ही नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है Z²/n³ के। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है n³/z² के, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है कि अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है टाइम पीरियड, और एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना चक्कर लगाया गया होता है फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ है, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻³ बनेगा। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, A इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस हैं।
अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, कन्फर्म इस पे क्वेश्चन आने ही आने आपके एग्जाम्स में। कह रहा था E/M रेशियो इज मैक्सिमम, तो E होता है चार्ज और M होता है मास। इस रेशियो को हाई होने के लिए मास की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले चार्ज देखते हैं, इसमें चार्ज 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें 2 है चार्ज, तो चार्ज इसमें 2 है। अब मास देख लीजिए, इसका मास कितना होता है ड्यूटेरियम का, 2 होता है, इसका मास 4 होता है, इसका मास 1 होता है, और इसका मास कितना होता है जी, इसका भी 4 होता है। सबको डिवाइड कर लीजिए, बता दीजिए कौन सी वैल्यू मैक्स, ये तो 1 आएगी पक्का, ये आधा आएगी, ये 0.25 आएगी, ये भी 1 पे, तो सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है कि फोटॉन्स आकर के अटैक कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए उस पर बेस जो बना था हमारा, वो बना था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये जीएस जनरल साइंस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी का तो अच्छा क्वेश्चन है ही, केमिस्ट्री से रिलेटेड या साइंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पर ये दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इस नाते इसे आप फोकस करेंगे, इसका आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई या फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर। अब आप कहोगे सर हम कैसे याद करेंगे, तो भैया आपको याद कराना मैं सिखाता भी नहीं, याद नहीं करना आपको। देखिए जब आप चलेंगे लिथियम से आगे, तो लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, यहाँ आएगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये 2 लोग हैं। जो एटॉमिक साइज होती है यहाँ तक घटती जाती, बिल्कुल लीस्ट होती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लीस्ट होती है, और एकाएक नियॉन की बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पीरियड में जब आप इधर से इधर जाएंगे यहाँ तक साइज घटेगी और यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इस वाले की साइज कम होनी चाहिए, इस वाले की साइज ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऑप्शन में आइए कि फ्लोरीन एंड नियॉन में पहला वाला डिजिट कम हो, पहला वाला जो आपके पास नंबर हो कम हो, दूसरा वाला ज़्यादा हो, ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है ए। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, दिमाग मत लगाइएगा कि कहीं उल्टा कर दे, तो उल्टा कभी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी पता है इसका कोई लॉजिक नहीं होता। इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन ऑब्टेनिंग एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114, अब तो मिल भी गया है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी रिजेंबल। अगर 114वां एलिमेंट आया, 114वां एलिमेंट आया आपका, ठीक है, तो किस ग्रुप में जाएगा, तो हमें पता है कि थर्ड बी का जो लास्ट एलिमेंट है वो 103 है जी, ठीक है, थर्ड में, तो 104 किस में जाएगा, 4 में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये आप देखिए टेनाइट से हमने याद कर लिया। तो अगर इस हिसाब से हम लोग पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि जो 114 वाला आएगा किस में जाएगा, सीधे वो 14 में जाएगा, 14 ग्रुप में जाएगा। 14 ग्रुप किस फैमिली का नाम है, कार्बन फैमिली का नाम, कार्बन फैमिली का नाम है, 14वां ग्रुप है, 4th ए नाम है इसका, तो ए इज द राइट आंसर। पीरियडिक टेबल आप एक 10 रुपये का 15 रुपये का आता खरीदिए, और जहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं या सोते हैं वहाँ लगाइए, और सुबह शाम दर्शन स्टार्ट कर दीजिए। पीरियडिक टेबल आपको 8 क्वेश्चन से कम नहीं देगा, 8 क्वेश्चन सही कराएगा ये बस, अगर पीरियडिक टेबल आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो। अगला है द लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू, वाटर की डेंसिटी से आइस की डेंसिटी कम होने का कारण क्या है, तो इसका सिंपल सा कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा काम है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें गैप आ जाता है, एक टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बन जाता है, एक हेक्सागोनल आप कह सकते हैं केज भी बनता है, उस केज में एयर भर जाती है, इस वजह से आइस क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द शेप ऑफ O2F2 इज, O2F2 की जो शक्ल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किससे मैच करती है, H2O2 से मैच करती है। तो इसका जो शेप होगा ये बिल्कुल ऐसा ही था, H2O2 ही था एक्चुअली में, इसी H को हटा के किसी ने क्या लगा दिया, F लगा दिया, बस इतना ही करा है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। ये जो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन है कि ये फुटबॉल ब्लेडर कंटेन्स इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ H2 and O2, द कंपोजिशन बाय मास ऑफ द मिक्सचर
डिफ्यूजन आउट ऑफ पंचर्ड फुटबॉल इन द रेशियो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको बताना है इनका कंपोनेंट कितना होगा। तो सिंपली देखिए आप, इसका फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। अगर मान लीजिए मैं M2/M1 लें भी, H2 की वैल्यू कितनी है, तो M2/M1 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा तरीके से, और ये हो जाएगा 2, तो अंदर रूट ये 16/1 हो जाएगा। 16 का रेशियो रूट क्या होगा 4:1, तो आंसर क्या बनेगा डी। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ को अच्छी तरीके से पढ़िए। विदाउट ग्राहम डिफ्यूजन लॉ पेपर सेट नहीं होता, बस इतना मान लीजिए। टीजीटी पीजीटी में ग्राहम डिफ्यूजन लॉ से क्वेश्चन आए आज तक हुआ ही नहीं है। आप पिछले 10-15 साल का हिस्ट्री है, आप उठा के देखिए। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हार्ड टॉपिक। हमें तो टॉपिक भी रटे हुए कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये आपके एक्सपीरियंस, ये आपके प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हैं तो। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्लियर टू द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द निगलेक्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स इन वान डेर वाल्स इक्वेशन। अब आप बोलोगे जेड होता क्या है सर? तो जेड ये बताता है एक्चुअली में कि जो आपके पास रियल गैस है, जो रियल गैस है और जो आइडियल गैस है, उन दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, उनका रेशियो क्या है। एक्चुअली में गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है। अगर किसी के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब उनके पार्टिकल एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अगर इसमें किसी की जेड वैल्यू 1 से कम हो गई, तो इसका मतलब उनके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर किसी में जेड इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब वो जो गैस आप सॉरी जेड इक्वल टू 1 हो गया किसी में, तो गैस आइडियल हो जाएगी। तो अब हमें इस हिसाब से अगर क्वेश्चन बना करके देखें, तो आंसर में पीबी इक्वल टू एनआरटी प्लस एनपीबी, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्लोजर टू द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द निगलेक्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं अट्रैक्टिंग फोर्स को निगलेक्ट कर दूं तो आइडियल हो जाएगा। तो आइडियल जैसे क्वेश्चन कौन है, ए है, पीबी इक्वल टू एनआरटी, और साथ में बी भी है, क्योंकि पीबी ये जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपन आर टी इसी से बनेगा, क्योंकि ए वाला पोर्शन इसमें नहीं है। जिसमें ए पोर्शन नहीं होती, इसमें ए है, राइट, इसमें ए है, इन दोनों में ए नहीं है, क्योंकि ए मतलब अट्रैक्टिंग फोर्स को हटा दो, तो इसमें नहीं हटाया गया, बाकी इस दोनों में हटाया गया, तो ए एंड बी, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। सल्फर को जलाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सल्फर का, 2x किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। फिर इससे जो इसका जो SO2 ऑक्साइड है उसको भी जलाया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ वेबर रिएक्शन फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। जब आपको SO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो, तो आपको SO2 को बनाना देखना है। तो SO2 कैसे बनेगा, इसको उल्टा कर दीजिए आप, इस वाले को उल्टा कर दीजिए आप। जब SO2 उल्टा करेंगे आप, तो बनेगा क्या, SO3 इज इक्वल टू बी SO2 प्लस हाफ O2। जब इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो कितनी होगी -y। इसका मतलब y तो नेगेटिव आने वाली, तो जिसमें y प्लस आने वाला उसे हटा दो। ठीक है, y किस में नेगेटिव है, a में, तो a इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस इज, हाइड्रोलिसिस कैसा प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस 2 तरीके का होता है। कुछ हाइड्रोलिसिस में एनर्जी निकलती है, कुछ में एनर्जी लग भी सकती है ना। इस नाते हाइड्रोलिसिस ऑलवेज ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो एंडोथर्मिक है, या तो एक्सोथर्मिक है या तो एंडोथर्मिक, दोनों में से कोई एक होता ही होता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, नीट में तो 10 बार से ज्यादा पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है, जिंक का जेडार का जर्कोनियम का फास्फेट है, जरकान को फास्फेट एक तरीके से, ये जेडार 3 है, और ये फास्फेट का क्या है 4 टाइम्स है। और आप इन्हें देख रहे हैं कि बनेंगे कैसे, तो भैया इस वाले को x कहते हैं, इस वाले को y कहते हैं। तो x इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू क्या हो गया 4। अब मुझसे कोई KSP पूछता है तो KSP का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। x की पावर आप x ही रखिए, y की पावर भी क्या रखिए आप y रखिए, इंटू s के पावर x प्लस y रखिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो लिखा है वो यहाँ पे वाला x, यहाँ वाला y। तो अब इस हिसाब से क्या हो गया, x के यहाँ पे 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 और इंटू s के पावर 7। तो s के पावर 7 इसमें भी आ रहा है
ए में और सी में, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 3 तो ये 27 बन जाएगा, और 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, लगभग ही बनेगा 256 के आसपास। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6912, 6912। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द लुईस एसिड। लुईस एसिड भैया वह होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का घर होता है, ऑर्बिटल हो, जिनके पास खाली ऑर्बिटल हो, या तो प्लस हो या तो मेटल्स हो। तो ये ना तो प्लस है ना तो मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये दे सकता है। ये मेटल है और इसमें एक आज पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो ये ले सकता है, लुईस एसिड है। ये भी BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास ये मेटल है, भी ले सकता है। तो ये तीनों ले सकते हैं, यहाँ पे तीनों लुईस एसिड है, तो कौन नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस रिएक्शन को समझिए आप। इस रिएक्शन में टिन है, ये टिन है जी, 2 टिन है और दोनों क्या है, +2 में है, और इधर यही टिन एक में SN+4 बन रहा है, एक में टिन पे 0 आ रहा है। तो ये +2 से +4 मान लीजिए, तो इसका बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो केमिस्ट्री में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और +2 से 0 हो रहा है तो इसको केमिस्ट्री में रिडक्शन कहते हैं। एक ही स्पीसीज है टिन +2, और एक मोल का ऑक्सीडेशन दूसरे मोल का रिडक्शन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो तो क्योंकि एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही का रिडक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको देखिए। पहली बात तो एक चीज याद रखिए, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। एक चीज याद रखिए, RRCP राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। 2 चीजें, मतलब जो एनोड होगा वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, जो कैथोड होगा वो क्या होगा, राइट साइड में होगा। और एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसमें देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। जिंक 0 से +2 आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो आपके पास हाइड्रोजन है ये +1 से जा रहा है 0, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। बस सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोजन वाला सेल लेफ्ट में कर दीजिए और जिंक वाले सेल को राइट में कर दीजिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा बनेगा जी, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा वो या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, बाकी को हटाइए। दूसरा ट्रिक क्या है कि कभी भी बाहर, एकदम से बाहर गैस नहीं रह सकता। यहां पे गैस नहीं रह सकता कभी भी, यहां रहना है सॉलिड ही सॉलिड। ऐसे यहां पर भी सॉलिड। तो इसमें जिंक सॉलिड है, सही बात है, रह सकता है। यहां हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं रह सकता जी, इस नाते गलत है। उसके लिए सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट क्या, प्लेटिनम। तो इस नाते बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा लीनियर मॉलिक्यूल है। H2O बेंट होता है, H2O2 आपका क्या होता है, ओपन बुक होता है, D2O भी H2O की कॉपी होता है। N2O का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है जी, लीनियर होता है। डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव द हाइड्रोजन गैस व्हेन हीटेड विद द हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके 12 सरदार का नाम है ना, मांगे अल्लाह दीन महान। तो आप उसे याद करेंगे, उसमें जो हाइड्रोजन से जितने भी लोग ऊपर हैं वो हॉट वाटर के साथ या कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ क्या देते हैं, सिंपली हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इनमें से हाइड्रोजन से ऊपर 2 लोग हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो जिंक है और क्या है, एक निकिल है। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कंपैरेटिवली जिंक है। तो जिंक इज द राइट आंसर। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3s1, यही होता है जी। अब 3s1 में आपको बताना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां से मिलता है। यहां के लिए L कितना, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। अगर L 0 है तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम होता है -L2 + L। तो जो अगर L ही 0 है तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज द राइट आंसर। Among the alkali metals, the metal with the highest IP potential is। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे क्या होता है, घटता है। तो सबसे हाईएस्ट लिथियम का हो जाएगा। क्या सोचना है इसमें। द नंबर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाई कार्बन इज। कार्बन कितने तरीके के ऑक्साइड बनाता है, एक तो CO2 बनाता है जी, एक CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक के काम करते हैं सॉइल बैक्टीरिया,
और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक के काम करते हैं कौन? एक तो आपके जो ट्री होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? ओशियन। ये सब क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में आए हैं, इवन यूपीएससी में आया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक का काम कौन करता है? तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। CO2 कहाँ जमा होता है? समंदर के ऊपर जो पानी होता है उसके ऊपर जमा हो जाता है। इसके लिए हमें होम सिग्नल लगाना पड़ता है। होम सिग्नल पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और साथ में CO2 को ट्री भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दो हो गए। और एक होता है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। तो कितने तरीके के ऑक्साइड कार्बन के मिले हैं आप यहां से देख सकते हैं? तो 3 तरीके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड मंगल ग्रह पे पाया जाता है। अगला है सेलेक्ट द आयनिक कार्बाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक कार्बाइड, आयनिक कंपाउंड बना ही सकते हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बाइड। ये कार्बन लगा हुआ है। इसको गर्म करेंगे तो मीथेन मिलेगा, इसको गर्म करेंगे तो एसिटिलीन मिलेगा, इसको गर्म करेंगे तो प्रोपेलीन मिलेगा। मैग्नीशियम प्रोपेनाइड है, कैल्शियम एसिटिनलाइड है, ये एल्युमिनियम मिथेनाइड है। तो ए इज द राइट आंसर। ये तीनों बातों को याद रख लीजिएगा। ये तीनों जो बातें मैंने आपको बताई है कि पहले वाले से मीथेन बनेगा पानी डालने पे, दूसरे से ये इथिलीन एसिटिलीन बनेगा और तीसरे वाले से प्रोपेलीन बनेगा। अगला है कि इथेन इज ऑब्टेन बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ। इथीन किससे मिलेगा? तो किसमें से ब्रोमीन हटा दें तो इथीन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें एक और बॉन्ड बनाना है तो यहां से एक Br लगाएं, है ना, यहां से एक Br निकाल दें तो ये बन जाएगा C इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक Br एक H निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा CH2, एक H गया और एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, Br चला गया। तो यही तो है इथीन गैस, यही है इथीन गैस आपका। एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किनमें से एसिटिलीन बनाई जा सकती है? तो अभी तो बताया था कैल्शियम कार्बाइड से, तो बी इज द राइट आंसर। इनमें से एसएन रिएक्शन कौन दे सकते हैं? एसएन रिएक्शन वो देते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप हो। तो इनमें से ये लीविंग ग्रुप है, N3 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, OH2 तो सभी लीविंग ग्रुप है। तो सभी में न्यूक्लियोफाइल आएगा, इनको हटाएगा अटैक हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको हटा देगा लीविंग ग्रुप को। डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्नाइट? ये और के कम से कम आपको 20 और लर्न कर लेनी चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट 20 ओर्स बता दूंगा जो मिनरल्स हमारे पास होते हैं। ये कई बार आपके GS पोर्शन में बन के आ जाते हैं। तो जो कार्नेनाइट होता है उसका फार्मूला होता है C7H1MnO3। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। कार्नाइट है, कार्नेलाइट नहीं है, ये भी याद रखना। ये बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7। एंटी नॉकिंग एजेंट यूज फॉर द अनलेडेड गैसोलीन इज, जिसमें गैसोलीन में एंटी नॉकिंग को हटाने के लिए पहले तेल डालते थे। तेल मतलब टेट्राइथाइल लेड। ये लेड बड़ा ही हानिकारक होने लग गया था। बहुत सारा कैंसरस एलिमेंट जो लेड है वो बाहर आ रहा था। इसको हटाने के लिए इसके सब्स्टिट्यूट में डाला गया BXT, फिर TVA डाला गया, फिर MTBE डाला गया, सभी डाले जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन है चीफ सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। मिट्टी में जो पॉल्यूशन होता है उसका मेन सोर्स क्या है? माइनिंग ऑफ ओर्स, इससे भी होता है जी। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा होता है, इससे तो सिविल में क्वेश्चन बार बार आए हैं। एग्रो इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो कौन सा आंसर हुआ? डी इज द राइट आंसर। तो ये 30 वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे भी, आपको इसी लेवल की तैयारी भी करनी है जिससे आप इस साल श्योरली सेलेक्ट हो जाएं और आप एक अच्छे लेक्चरर बन के भारत का भविष्य उज्जवल करें। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर लेक्चर्स मिले, टेस्ट सीरीज मिले, तो आप कैम्फोर्टिस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके। उसमें कोर्सेस हैं, थोड़े बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप उससे बाय कर सकते हैं।